अस्सलाम वालेकुम लिसनर। नावल आई नोर एपिसोड नंबर 8 पार्ट नंबर 13 और 14 पार्ट आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं। पाशा कहकर अपनी नशिस्त पर वापस बैठ गया तो आगा गला खंगार कर गोया हुआ। अब अगर पाशा अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो हमें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए, कोई गिला नहीं। बाकी सब क्या कहते हैं, पाशा को एक और मौका देना चाहिए या नहीं? आगा ने कहते हुए सबकी तरफ देखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहले हाकान इब्राहिम ने बोला, मुझे लगता है एक और मौका देना चाहिए। राशिद मलक ने कहा, जिस पर जमशेद ने तायद की। बिल्कुल करमदम दादा, तुम क्या कहते हो? आगा खामोश बैठे करदम से पूछा। बिल्कुल, तुम तो लोगों को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर मेरा और पाशा का मामला अलग है। इसलिए जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगता अपने अमल की, मेरे और पाशा के दरमियान इख्तिलाफ रहेगा। वो भी करदम था, मुकाबिल को झुकाना जानता था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी बात पर जमशेद भी एक नज़र पाशा पर डाली जो जब्त किए बैठा था। अब पाशा ने माफ़ी मांग ली, बेहतर होगा। करदम दादा, तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। जमशेद करदम की तरफ देखते हुए गोया हुआ, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, बेहतर है कि अपनी राय अपने पास रखो। करदम सख्त लहजे में बोला। तो अपनी तौहीन पर जमशेद बस जब्त करके रह गया। करदम दादा अगर चाहता है कि पाशा उससे माफ़ी मांगे तो मुझे लगता है पाशा को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आगा पाशा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी इस झगड़े से पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाकान इब्राहिम ने आगा की बात पे इत्तफाक किया। तुम क्या कहते हो राशिद? करदम राशिद की जानिब रूह मोकर पूछने लगा। मुझे क्या लगता है कि पाशा को कोई मसला नहीं होना चाहिए। माफ़ी मांगने में राशिद मलक भी इस बात में सर हिलाते बोला, जिस पर करदम ने फातिहाना मुस्कुराहट से पाशा की जानिब देखा। पाशा ने एक नज़र सब पर डाली, सब उसी की तरफ मतवज्जा थे। जब कोई चारा बाकी न रहा, नजर न आया तो करदम की तरफ देखता उठ खड़ा हुआ और उसकी नज़रें उसी पर जमी थी। मैं अपने हर अमल की माफ़ी चाहता हूँ। करदम दादा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। करदम मुस्कुराते चेहरे के साथ बोला। पाशा इस बात में सर हिलाता वापस गया, मगर दिल में पुकार पक्का इरादा बांध चुका था अपनी तौहीन के बदले का। मैं कहती थी ना, बीवी की कुर्बत बहुत जोर आवर होती है जो पूरे से बुरे मर्द को भी बदलने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारी मोहब्बत ने भी करदम को बदल कर रख दिया है। सीमा हाला खुशी से नहाल होते बोली। वो उस वक्त किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। आइनोर भी उनका हाथ बटा रही थी, साथ में उनकी बातों पर अजीबो गरीब मुंह भी बना रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बीवी की मोहब्बत कुर्बत इतनी जोर आवर होती तो पापा आज एक अच्छे इंसान होते। आइनोर दुख से बोली। बच्चे, फिक्र क्यों करती हो? देखना अल्लाह सब ठीक कर देगा। सीमा हाला उसे गले लगाते हुए बोली। वो यही समझती थी कि अपने साथ होने वाले हादसे के सबब आइनोर अफसुर्दा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्या गम वो अपने अंदर लिए बैठी है। इधर आइनोर की आंखों में नमी उतरने लगी। वो खुद पर जब्त करती उनसे अलग हुई और बगैर कोई और जवाब दिए वापस अपने काम में लग गई। जिस रिश्ते से दूर भागती थी अब वही उनका मुकद्दर बन गया। पहले एक उम्मीद थी करदम उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। तब उसने ही फैसला सही कर लिया था कि जैसे ही सही उस रिश्ते से छुटकारा हासिल करना ही होगा। दुनिया चुना चाहे मुझको यूं, और जैसे उसकी सारी की सारी दुनिया अब देख के रूप मेरा कोई न जाने बेचारी मैं, हाय टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में हुई आवारी मैं। नाइट क्लब में जलती बुझती मदम सी रोशनी में गाने के बोल रक्स करती लड़कियां हर नज़र को दीवाना बना रही थी। कुछ शराब का असर था, कुछ सामने रक्स करती शबाब का। कोई शाम बुलाए कोई दाम बुलाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर हंसे हाय। कोई दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तुम मुझसे कहती है, मैं तो खुद ही बिखरा हूँ हाय, अंदर अंदर से टूटा हूँ। तेरे इश्क में खुद से रूठा हूँ हाय, अंदर अंदर से टूटा हूँ। इनमें एक लड़की रक्स करती हुई सोफे पर बैठे करदम के पीछे आई, बाहें पीछे करके गर्दन डालकर चेहरे करदम के कंधे पर रख दिया और उससे सबसे बेनियाज वाइन खड़े वेटर पर नजर जमाते बगलगीर बैठा आगा देखकर मुस्कुराया था। वो लड़की करदम को छोड़कर आगा की गोद में बैठी वापस अपने साथियों के साथ रक्स करने में मशगूल होगी। हम क्या सोच रहे हो? आप तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पाशा ने तुमसे माफ़ी मांगकर आगा ने उसकी जानिब देखते हुए गोया हुआ। मैं खुश हूँ। आहर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। उसे लगा तुम सबसे माफ़ी मांगकर वो अपनी और मेरी लड़ाई को दबा जाएगा, तो वो शायद भूल गया जहाँ उसकी हतम सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। किसे कहाँ लाकर मारना है मैं अच्छे से जानता हूँ। करदम ने
کہہ کر گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اچھا تو اس نے معافی مانگ لی نا، اب چھوڑو، آج رات کے اس جشن کا بھرپور انداز سے فائدہ اٹھاؤ، آغا نے کہہ کر گلاس اس کے سامنے کیا۔ کردن اپنا گلاس اس گلاس سے ٹکرا کر واپس اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ہوٹل کے روم میں موجود 2 جہازی سائز بیڈ پر مسلط چھت کو گھور رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سماعتوں میں ٹکرائی۔ اس طرح لیٹے آنکھیں گھما کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں جمشید کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پاشا کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ اور کیسا لگا تمہیں؟ کردن سے معافی مانگ کر جمشید جلانے والی مسکراہٹ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم میرا دماغ کھانے کیوں چلے آتے ہو؟ بیزاری سے کہتے وہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں اب تو تمہیں میری موجودگی بیزاری محسوس ہوگی، آخر منہ کی جو کھا کر آئے ہو۔ تم جا رہے ہو یا دھکے دے کر نکالوں؟ بہت ہی کوئی بے مروت ہو، جا رہا ہوں، کل ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ جمشید منہ بنا کر کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم اچھا نہیں کیا کردم دادا، اس بےعزتی کی قیمت تم بہت جلد ادا کرو گے۔ پاشا اس کی پشت کو گھورتا ہوا بڑبڑایا، پھر سر جھٹکتا ہوا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ کراچی میں روز 10 بجے سو جایا کرتی تھی، پر لاہور آ کر کردم سے نکاح کے بعد اس کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ گویا کہ وہ کردم جلدی گھر آ جاتا تھا، مگر جب بھی اسے دیر ہو جاتی تو آئی نور کو جا کر اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن آج اس نے کردم کا انتظار کرنے جیسی غلطی نہیں کی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی سو گئی تھی، مگر یہ قسمت کہاں اتنی مہربان ہوتی ہے۔ ابھی وہ اور بھی نیند کے مزے لیتی کہ خوابگاہ کا دروازہ کھلتا، کردم اندر داخل ہوا۔ کسی کی آمد محسوس کرتے ہی نیند سے خمار آلود آنکھیں کھول کر دیکھا، چہرہ موڑ کر خالی حالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کردم کھڑا اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی نور اس کی دیکھتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کردم کے پاس آتی شراب کی بدبو آئی نور نے ناگواری سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آج تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ کردم 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا نشیلی آواز میں بولا، کیونکہ تم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو جو تمہارا انتظار کروں؟ آئی نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جل کر کہا، جس پر کردم کا قہقہ نکل پڑا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرا یوں انتظار کرتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، ماما بھی کرتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ کردم کہہ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر آئی نور کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ آئی نور نے اسے ہٹایا نہیں، وہ چہرے پر الجھن لیے اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جب ایک بار پھر کردم گویا ہوا، نور تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، کردم نے کہہ کر اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ آئی نور خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کہاں گئی اس کی ماما؟ خود کلامی سے کرتے اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی جانب دیکھا، 2 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ پھر کردم کی طرف دیکھا جو نشے کے باعث جلدی سو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا کے آرام سے سر کے نیچے تکیہ رکھتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے واپس آئی، ایک نظر کردم پر ڈالی جو سوتے ہوئے بھی کہیں سے معصوم نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت ایک مغرور جلاد ہی ثابت ہو رہا تھا۔ نظریں اس پر سے ہٹاتی وہ لائٹ بند کر کے خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے گزری تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا آئی نور کا موبائل بجنے لگا۔ کردم جو نیند کی آغوش میں تھا، موبائل پر آتی کال کے باعث آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ نور فون اٹھاؤ۔ مسلسل بجتی بیل پر کردم جھنجھلا کر بولا، اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس موبائل کی روشنی تھی جو خوابگاہ میں اجالا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ جب کافی دیر آئی نور کا کوئی جواب نہ ملا تو کردم نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر فون پڑا اٹھایا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے موبائل اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا تو ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے فون کان سے لگا کر مقابل کی آواز سننی چاہیے، ہیلو، دوسری طرف آتی مردانہ آواز نے کردم کا دماغ ہی گھما دیا۔ کون؟ کردم اپنا غصہ ضبط کرتا اپنی بھاری آواز میں پوچھنے لگا، لیکن مقابل نے بھی جواب دینے کے بجائے کال کاٹ دی۔ کردم نے اب کی بار خود اس نمبر پر کال کی بیل جا رہی تھی، مگر مقابل نے فون اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا۔ وہ غصے سے موبائل کو گھور رہا تھا کہ اسی وقت خوابگاہ کا دروازہ کھلا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں کردم کو جاگتا دیکھ کر آئی نور نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ رٹ کر کردم کی طرف دیکھا جو لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کردم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ آئی نور کی پوری بات کرنے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ یہ آدھی کون ہے؟ وہ جو حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر یکدم ہی چہرے کے تاثر بدل گئے۔ اس کو خاموش کھڑا دیکھ کر کردم اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ کردم نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آئی نور بے تاثر چہرے سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی۔ کردم نے بازو سے دبوچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دو، میری ذات کا معاملہ ہے، میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں کون ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اس کا بازو تھامے خوابگاہ سے باہر لے آیا اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اسے لیے تیزی سے
सीढ़ियां उतरने लगा। छोड़ो मुझे, आइनोर खुद को छुड़वाने की कोशिश करती साथ में चिल्ला रही थी। करदम उसकी चीखों पुकार का असर लिए बिना आगे बढ़ता रहा। सीमा हाला जो अपने कमरे में आराम कर रही थी, शोर की आवाज़ सुनते ही कमरे से बाहर निकल आई। सामने देखा तो करदम आइनोर को खींचता हुआ स्टोर की तरफ ले जा रहा था। बेटा बेटा उस छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? अगर कोई गलती हुई है तो मैं समझा दूंगी, बच्ची है, कर दी होगी गलती कोई नादानी में। सीमा हाला उसके पीछे चलती बेबसी से बोली। आइनोर भी खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर करदम किसी की भी सुने बगैर स्टोर रूम के सामने जा खड़ा हुआ और एक हाथ की कुंडी खोलकर दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर खूब अंधेरे का राज था। करदम ने मुड़कर आइनोर को देखा जो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश में आदी हो गई थी। बाजू से उसे खींचकर स्टोर के अंदर धकेल दिया और खुद को संभालने की कोशिश करती सीधा फर्श पर जा गिरी थी। अब तुम्हें मालूम होगा कि कौन हूं मैं। करदम ने 16 बार आंखों से उसे देखते हुए दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगाकर सीमा हाला की तरफ मुड़ा। अब ये सुबह से पहले यहाँ से बाहर ना निकले। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे की जानिब चला गया। सीमा हाला बेबसी से बंद दरवाजे को देख रही थी जहां वो दरवाजा पीटने में लगी थी। सीमा हाला आंखों में आई नमी को साफ करती वहां से चलेगी। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। आइनोर जब दरवाजा पीटते पीटते थक गई तो वहीं दरवाजे से लाकर बेआंसू आने लगी। इधर उसे अंधेरे से नहीं अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। इस स्टोर की तरह वो अपनी जिंदगी में भी तन्हा रह गई थी, कोई नहीं था उसके साथ। मुझे धोखा देने चली थी। कमरे में आते ही करदम ने गुस्से से टेबल को ठोकर मारी। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। शक्ल से कितनी शरीफ लगती है, लेकिन वो भी बाकी औरतों की तरह ही निकली। अच्छा हुआ वक्त रहते ही उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाया। अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे धोखा देने चली, मुझे करदम दादा के नाम से भी अब भी पूरी तरह आशना नहीं हुई। मुझे धोखा देने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ, वो क्या रूह तक कांप जाती है। मुझसे बेवफाई की ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। रकीब का सोचते ही उसकी कनपटी सुलगने लगी थी। अभी अभी तो वो मोहब्बत जैसे जज्बे से आशना हुआ था और फिर बेवफाई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया नूर, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। वहां ले जाकर मारूंगा कि सारी जिंदगी मोहब्बत को अपनों को तरसोगी। वो तस्वुरात में आइनोर से मुखातिब था। पूरी रात अब वो यूं ही गुजर जानी थी। कुछ टूटा था उसके अंदर, जिसकी तकलीफ महसूस करता वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। न सिर्फ वो बल्कि उसकी तपश से आइनोर को भी झुलसा रहा था। जहां सुबह के उजाले चारों तरफ फैल चुके थे, वहीं स्टोर रूम में अभी भी अंधेरे का राज था। बाहर से आती चहल पहल सी आवाज बखूबी सुन सकती थी। रात उसकी आंखों में कटी थी और अभी भी दीवार से टेक लगाए वह सोचों में गुम थी और न जाने कब तक उसने ऐसे ही बैठे रहना था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज पर मुतवज्जा होती दरवाजे की तरफ देखा कि सीमा हाला दरवाजा खोले चौखट पे खड़ी थी। बेबसी से उसे देखती आगे आई और उसके पास ही दोजानों होकर बैठ गई। आइनोर के चेहरे पर नजरें जमाए वो उससे जो रात के बारे में पूछना चाह रही थी, उसकी हालत देखकर जहन में उठते सारे सवालों को दबाकर बस इतना ही बोली, चलो उठो, बाहर चलकर नाश्ता कर लो, चलो शाबाश। सीमा हाला के कहने पर उसके वजूद में कोई हरकत पैदा न हुई, बस खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। तुम्हें अपने घर जाना था ना? करदम ने कहा। तुम अपने घर चली जाओ। अब की बार आइनोर ने हैरत से उन्हें देखा। अगले ही लम्हे यह हैरत खुशी में बदल गई। सच? आप सच कह रही हैं? उसने वाकई ऐसा कहा? क्या उसने मुझे आज़ाद कर दिया? आइनोर ने खुश होते ही एक सांस में सारे सवाल कर डाले। सीमा हाला को समझ ना आया क्या जवाब दे, इसलिए बस असबात में गर्दन हिला दी। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। बलाखिर आज मेरी जान छूट गई। आइनोर खुशी से कहते हुए उठ खड़ी हुई और कदम स्टोर से बाहर की जानिब बढ़ा दिए। सीमा हाला भी उसके पीछे ही चल रही थी कि उसके चेहरे से छलकती खुशी को देखकर उसके लिए जिंदगी भर की खुशियों के लिए दुआएं करने लगी। नाश्ता कर लो, फिर रहीम के साथ अपने घर चली जाना। सीमा हाला उसे सीढ़ियां चढ़ते देखकर बोली, नहीं, आज तो मैं मामा के हाथ का बना नाश्ता करूंगी। महीना होने को आया है और उनके हाथों का नाश्ता किए बगैर वो अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थी और न जाने बगैर किसी और के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आज मेरे हाथ का कर लो, फिर कल से अपनी माँ के बना हुआ हाथ का नाश्ता कर लेना। मेरी प्यारी बेटी नहीं हो। और उनकी बात पर आइनोर के बढ़ते कदम रुक गए। मुड़कर सीमा हाला के पास आई और उनके गले में बाहें डालकर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, चलें, ठीक है, आप कहती हैं तो ठीक है, कर लेती हूँ। आज आखिरी बार आपके हाथ का बना नाश्ता करना चाहिए। आप नाश्ता तैयार करें, मैं बस अभी फ्रेश होकर आई। उसके गाल पर बोसा देती वो मुस्कुराते हुए ऊपर कमरे में चली गई। सीमा हाला अफसोस से उसे जाते देखती थी। वो खुश थी कि आज वो वापस जा रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि क्या क़यामत की घड़ी वहां उसका इंतजार कर रही है।
जैसे ही वो तैयार होकर नीचे आई और सीमा हाला ने उसके लिए नाश्ता रेडी किया, गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ी रही थी कि वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी दूर ही नकाब से झांकती आंखों से उस घर को देख रही थी जिसके बाहर लश्कर जमा था। क्या यहाँ क्या हुआ है? उसने खौफजदा नजरों से घर के बाहर खड़े लोगों को देखते हुए सोचा। ऐसा ही मंजर कराची से लाहौर आने के बाद उसने देखा था और तब उसने अपनी शनाख्त खो दी थी, पर आज उसके लिए उसके पास कुछ न था। अब वो अपने बाप का कर्ज नहीं उतार सकती थी और अब खुद को बेच नहीं सकती थी। इधर ही रोक दो जी बेगम साहबा। रहीम के बेगम साहबा कहने पर चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर बोली कुछ नहीं। घर से कुछ कदम के फासले पर गाड़ी रुकवा कर वो बाहर निकल आई और एक एक कदम उठाती जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी लोगों की आवाज़ें भी साफ उसके कानों में पहुंच रही थी। लगता है किसी ने दुश्मनी में जहर दिया है। वहां खड़ी एक औरत की आवाज़ उसके कानों से टकराई। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। कहते हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। सही कह रहे हैं भाई आप। गुनाहगारों का अंजाम आहर को यही होता है। आइनोर के लिए मजीद सुनना दुश्वार हो गया। उसे लोगों से खौफ महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी के गुजर जाने का खौफ। वो कानों पर हाथ रखती लोगों की भीड़ को चीरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लोगों के आने जाने के बायस दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से आती रोने की आवाज़ें। यूँ लग रहा था कि अभी दिल बंद हो जाएगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाकर चौखट को पार करना चाहा, सामने पड़ी बाप की लाश देखकर वो साकत रह गई। लाश के बराबर में बैठी रुखसार बेगम बैन करती, आंसू बहाती पापा वो चीखती हुई अपने बाप की तरफ भागी जो अब बेजान पड़ा अपनी ही आरामगाह में उतरने को था। बेटा मुझे लगता है तुम्हें उसके पास जाकर मिल आना चाहिए। आखिर उसका बाप मरा है। करदम जो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था, सीमा हाला की बात पर वहीं रुक गया। जिस औरत ने मेरी परवाह नहीं की, मैं उसके मरे हुए बाप की परवाह करूं? वो मुड़े बगैर ही बोला, देखो बेटा मैं नहीं जानती कि बात क्या है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो बच्ची गुस्से की तेज़ ज़रूर है, बोलते हुए भी ये नहीं देखती कि सामने के दिल पर क्या गुजरती है, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। और जिस तरह इस घर वालों ने उस पर की परवरिश की, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो लड़की कोई गलत काम नहीं कर सकती। सीमा हाला झिझकते हुए बोली और उसकी बात पर आयनूर का सरापा उनके सामने लहराया। एकदम दिल ने सीमा हाला की बात पर इत्तफाक किया था, मगर अगले ही लम्हे वो बिना कुछ के सर झटकता अपनी ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गया। सीमा हाला भी उसको जाते हुए देखकर वापस किचन में चली गई। क्या वाकई कोई गलत फहमी है? क्या ऐसा नहीं जैसा नजर आ रहा है? पर उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पूछने पर वो खिड़की से बाहर जगमगाती इमारतों पर नजरें जमाए खड़ा सोच रहा था। आज सुबह ही रुखसार बेगम की कॉल आइनोर के मोबाइल पर मसूल हुई थी। उन्होंने ही करदम को असलम की वफात का आगाह किया था, मगर मौत की वजह नहीं बताई थी। सब जाने के बाद पहली फिक्र आइनोर की हुई थी, जिसने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी परवाह तक न की थी। काश वो सब गलत फहमी ही हो नूर, वरना शायद अब मैं ये सब बर्दाश्त न कर पाऊँ, क्योंकि तुम्हें खोने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं है। ये सब सोचते हुए वो एकदम से उठा और फिर बाहर की जानिब निकला। पार्ट 15 नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा नाज़रीन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। अल्लाह हाफिज़।